जैसा कि मैंने बताया, एक प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही मशहूर समाजशास्त्री हैं। तो मैक्स वेबर का जो बर्थ है, मैक्स वेबर का बर्थ यानी कि जन्म हुआ जर्मनी में एक प्रोटेस्टेंट फैमिली में। उस टाइम पर जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी के दो सेक्ट बटे हुए थे। क्रिश्चियनिटी दो पंथों में विभाजित थी। एक को हम कैथोलिक कहते थे, एक को हम प्रोटेस्टेंट कहते थे। वैसे तो मैक्स वेबर वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक क्रिया की बात करी है, जिन्होंने सोशल एक्शन की बात करी है। लेकिन इसके अलावा देखें तो मैक्स वेबर ने अपने रचनाओं में, या मैक्स वेबर ने अपनी जो बुक्स हैं उसमें उन्होंने कॉम्ट की बहुत क्रिटिक करी है। ये एक बात यहाँ पर समझना ज़रूरी हो जाता है कि कॉम्ट की क्रिटिक बहुत करी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिस चीज़ को वो पॉजिटिविज्म कह रहे हैं, जिस चीज़ को वो प्रत्यक्षवाद कह रहे हैं, उसकी जो पहली कड़ी है यानी कि ऑब्जर्वेशन, वो पूरी तरीके से साइंटिफिक नहीं है। क्यों साइंटिफिक नहीं है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें समाज में इस तरीके की होती हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती, बट वो होती हैं। भाई अगर हम पूछे हवा दिखती है तो हवा नहीं दिखती है, लेकिन हवा होती है। ईश्वर दिखता नहीं है लेकिन होता है। हम एक बार को ये मान सकते हैं कि आप ईश्वर का होना नहीं प्रूव कर सकते, लेकिन आप ईश्वर का नहीं होना भी नहीं प्रूव कर सकते। ये बेसिकली डिबेट थी कि मैक्स वेबर कह रहे हैं कि जो प्रत्यक्षवाद है वो पूरी तरीके से गलत है, और इसीलिए मैक्स वेबर इनकी क्रिटिक करते हैं कॉम्ट की, और कहते हैं कि इसकी जगह पर हमें जिस चीज़ को महत्व देना चाहिए वो है एम्पिरिसिज्म। Empiricism is also a branch of knowledge, and it is a method जिसमें कि हम प्रयास करते हैं अपने अनुभवों के आधार पर सीखने का। ठीक है, अपने अनुभवों के आधार पर सीखने का। और जब हम अपने अनुभवों के आधार पर सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे कैसे हम उन चीज़ों को देख रहे हैं जो कि समाज में घटित हो रही हैं। बेसिकली मैक्स वेबर उस पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, उस नज़रिया की बात करते हैं जिस नज़रिए से समाजशास्त्र को समझा जाना चाहिए। जैसे कि लिखा हुआ है, उन्होंने व्याख्यात्मक समझ पर बहुत बल दिया, यानी कि उनकी पूरी थियरी की जो धुरी है वो इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग के इर्द गिर्द घूमती है। इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग मीन्स कि वो देखते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति अपनी क्रियाओं को, अपने एक्शंस को इंटरप्रेट करता है, किस तरीके से वो उन्हें समझाता है कि हम इन्हें कैसे समझेंगे। दूसरी बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि वो इमैनुअल कांट उस टाइम के एक बहुत मशहूर दार्शनिक थे, और उनसे बड़ा प्रभावित थे ये कि जो है कि किस तरीके से ये जो है इमैनुअल कांट उस टाइम की जो थियरीज देते थे वो उनसे बड़ा मैक्स वेबर प्रभावित हुए। एक सेकेंड, है ना। और मैक्स वेबर की जो पीएचडी का टॉपिक था वो था हिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल सोसाइटीज इन द मिडिल एज। अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको पता चल रहा है कि उनकी पीएचडी का टॉपिक की शुरुआत ही हिस्ट्री से हो रही है। इसीलिए मैक्स वेबर हिस्टोरिकल अप्रोच को ज़्यादा फॉलो करते हैं। कई बार पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा हमेशा ये प्रश्न कि जो है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव अप्रोच किसने अपनाई थी। हिस्टोरिकल कंपैरेटिव यानी कि ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि या फिर तुलनात्मक ऐतिहासिक विधि किसने इस्तेमाल की थी, तो उसका आंसर मैक्स वेबर होगा। क्योंकि मैक्स वेबर बात करते हैं किस तरीके से चीज़ें हिस्ट्री में जाकर के देखनी चाहिए और हिस्ट्री में किस तरीके से चीज़ें चली आ रही हैं। तो मैक्स वेबर की जो पीएचडी का टॉपिक था वो भी आपने देखा कि हिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल सोसाइटीज इन द मिडिल एज था। इन्होंने एक नई ब्रांच शुरू करी जिसे कि हम इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी कहते हैं। वैसे तो मैक्स वेबर का नाम अभी आगे कई चीज़ों के साथ आएगा, लेकिन सबसे पहले नंबर पर हम इन्हें इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी का भी फादर कहते हैं। यानी समाजशास्त्र में जो एक नई समझ, समाजशास्त्र में जो एक नया ब्रांच शुरू हुआ जिसको कि हम व्याख्यात्मक समाजशास्त्र कह रहे थे, उसको ये कौन है, एसपी, ठीक है, उसको ये जो कह रहे थे, ये एसपी कौन है? अच्छा, शरद जी ही है। अच्छा ठीक है। तो जिसको ये व्याख्यात्मक समाजशास्त्र कह रहे हैं, यानी ये कह रहे हैं कि हम क्रियाओं की व्याख्या करेंगे। इसीलिए एक नई ब्रांच, एक नई चीज यहाँ से शुरू होती है जिसको कि हम इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी कहते हैं। अगर कहीं भी प्रश्न आता है कि इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी की शुरुआत किसने करी या फिर हु इज द फादर ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी,
व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर इज मैक्स वेबर। दूसरी बात, जिस बात से मैक्स वेबर बहुत ज्यादा परेशान थे, वो ये थे कि मूल्य और भावनाएं यानी इमोशंस ऐसी चीज हैं जो कि किसी भी विषय को सब्जेक्टिव बना देती हैं। लेकिन विज्ञान का जो क्रक्स है वो तो इस बारे में है कि हम ऑब्जेक्टिव कैसे बने, यानी हम वस्तुनिष्ठ कैसे बने। तो अगर हमें वस्तुनिष्ठ बनना है तो वस्तुनिष्ठ बनने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम अपने आप को वैज्ञानिक बनाएंगे। और फिर वही बात आती है वैज्ञानिक में कि विज्ञानों की एकता कहाँ है? विषय वस्तु में तो है नहीं, तो कहाँ पर है? पद्धति में, यानी कि उसकी मेथोडोलॉजी में। जिस तरीके से हम काम करेंगे उसमें वो साइंस आनी चाहिए। इसीलिए चूंकि वेबर भी इस चीज को वहीं पर वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी बनाना चाहते हैं, तो वेबर ने एक नया टर्म दिया जिसको हम कहते हैं वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो उसे हम कहते हैं वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी। तो वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी की भी शुरुआत किसने करी? मैक्स वेबर ने करी। अच्छा, दूसरी बात, अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन आती है जो कि आपको समझ लेनी चाहिए। इन्होंने लिखा समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये बात आप समझ लीजिए। अभी कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कल परसों के लेक्चर में कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, या किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन करता है। तो वहां पर आपने टर्म पकड़ा कि ये तो कलेक्टिव डिटर्मिनिज्म की बात कर रहा है या फिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है, तो इसलिए आपने डर्कहाइम को जो है नाम टिक कर दिया। ठीक वही चीज यहाँ पर आ रहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, ये बात कह रहे हैं मैक्स वेबर। और सामाजिक क्रिया के बारे में सबसे पहला अध्ययन जिसने किया वो व्यक्ति मैक्स वेबर ही था। बाद में इस परंपरा को टालकट पार्सन्स ने आगे बढ़ाया, बहुत सारे लोगों ने इस बार काम किया, लेकिन जो शुरुआत होती है सोशल एक्शन थियरी की वो वेबर से होती है। मजे की बात तो यह है कि वेबर जिसे सोशल एक्शन कह रहे हैं वो सोशल एक्शन ही बड़ी जटिल है। वो कह रहे हैं कि वेबर जिस बात को सोशल एक्शन कहते हैं कि वो सोशल एक्शन है क्या? पहले नंबर पे तो ये समझ लें। वेबर कहते हैं कि अगर दो साइकिल सवार आपस में जा रहे हैं और वो एक दूसरे से लड़ जाते हैं, वो दोनों अपने कपड़े झाड़ते हैं और उठ के चले जाते हैं, ये एक सामाजिक क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका ना तो समाज पर कोई प्रभाव पड़ा है और ना इसका कोई मतलब निकला है। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट मैक्स वेबर जो दूसरा एग्जाम्पल अपनी बुक में देते हैं, वो कहते हैं कि अगर यहीं पर कोई व्यक्ति है जो कि साइकिल सवार जाते हैं और आपस में लड़ जाते हैं और वो एक सीन क्रिएट कर देते हैं, एक लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और बारिश होती है, तो इस तरह की जो स्थिति आती है उसे हम सामाजिक क्रिया कहेंगे, क्योंकि उसका प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। और जब तक किसी चीज का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ेगा तब तक ये सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। बिल्कुल क्लियर बात है कि सामाजिक क्रिया तभी होगी जब वो अर्थपूर्ण हो। यानी पहली बात, मैक्स वेबर टॉक्स अबाउट ओनली मीनिंगफुल एक्शन। अब आप कुछ भी वाहियात तरीके से काम करने लगिए, वो सोशल एक्शन नहीं है। यानी एनी एक्शन विच इज मीनिंगफुल ओनली देन उसे हम जो है सामाजिक क्रिया कहेंगे। यानी सामाजिक क्रिया वही है जो कि अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया है, जिसका कोई मतलब निकल रहा है। जिसका मतलब नहीं है वो कोई सामाजिक क्रिया नहीं है। बाद में जब यही चीज पार्सन्स आगे कंटिन्यू करते हैं, जब इसको बढ़ाते हैं, तो पार्सन्स इसी बात की क्रिटिक करते हैं और वो कहते हैं कि ये सब क्या कह रहे हो भाई, क्रिया के लिए अर्थपूर्ण होना जरूरी नहीं है बल्कि प्रेरणा जरूरी है। यानी क्रिया के लिए आप मोटिवेशन कहाँ से पा रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया मैक्स वेबर का। यस ओके, अब कुछ फेमस बुक्स देख लीजिए। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द रिलीजन ऑफ चाइना, रिलीजन ऑफ इंडिया, द सिटी, जिसमें कि मैक्स वेबर शहरों के उदय के बारे में बात करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि सिटी के बारे में भी मैक्स वेबर ने बात करी, यानी अर्बन सोशियोलॉजी भी जब आप आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें भी द सिटी आएगा, है ना। यानी शहरों के उदय के क्या कारण थे, शहर क्यों इमर्ज हुए, ये बात मैक्स वेबर बताते हैं। तो शहरों के उदय के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से धीरे 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 शहर इमर्ज हुए। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द रिलीजन ऑफ चाइना, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सिटी, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, द रैशनल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक। ये किताब एक बार पीजीटी में पूछी गई थी और
लगभग 90% बच्चों की ये किताब गलत हुई थी, क्योंकि म्यूजिक पर अगर आपसे किताब पूछे और उसका आंसर मैक्स वेबर हो तो आपने कल्पना नहीं करी होगी कि इसका आंसर मैक्स वेबर हो सकता है। ठीक उसी प्रकार बहुत लोगों ने नहीं सोचा और उनका आंसर गलत हो गया। लेकिन द रैशनल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक भी जो है मैक्स वेबर की ही किताब है, ठीक है ना। आगे देखते हैं द जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, यानी इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करते हैं, किस तरीके से आर्थिक इतिहास रहा है। दूसरा है द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, यानी समाज शास्त्र या फिर सामाजिक विज्ञानों के लिए कौन सी पद्धति शास्त्र होना चाहिए, कौन सा मेथडोलॉजी होनी चाहिए, किस मेथडोलॉजी को हम लगाएंगे। तो इसलिए मैक्स वेबर की एक किताब का नाम है द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस। अच्छा जी, दूसरी किताब है और इम्पॉर्टेंट भी है, पूछी भी जाती है, जिसका नाम है द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इस किताब का ये कुल कुछ प्रमुख किताबें हैं, आप चाहिए तो एक बार नोट कर लीजिए इनको या एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। किताबें जितनी ज़्यादा हो सकें उतनी ज़्यादा याद करिए, क्योंकि किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर किताबें एक बार आपने रट ली, हालांकि दीपाली लोगों की किताबें काफ़ी अच्छी तैयार हैं, ये लोग किताबें रटने में बड़े माहिर हैं, तो इसलिए किताबें रटना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले किताबें सबने देख ली, इसके बाद आते हैं मैक्स वेबर की क्रिया की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक क्रिया तभी होगी जब उसका कोई मतलब निकले। अगर उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है तब हम उसे सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। सामाजिक क्रिया केवल और केवल तभी कहेंगे जब उसका कोई मीनिंग निकले, उसका कोई मतलब निकले। मैक्स वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र का काम है, यानी समाजशास्त्र और कुछ करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन सामाजिक क्रिया का तो अध्ययन करेगा ही करेगा। क्यों करेगा भाई? क्योंकि मैक्स वेबर मैक्स वेबर समाज का आधार, या फिर अगर हम आप कहें समाजशास्त्र के मूल में क्या है, तो वो कहते हैं समाजशास्त्र के मूल में सामाजिक क्रिया है। यानी सामाजिक क्रिया नहीं होगी तो शायद समाजशास्त्र की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैक्स वेबर के शब्दों में अगर कहें तो समाजशास्त्र का काम ही है सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना। ठीक है, अच्छा, मैक्स वेबर को एक और उपाधि दी जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जब अभी तो हमने कार्ल मार्क्स नहीं पढ़ा, खैर ऐसा कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स जब मरे थे तो अपनी बात जहां पर छोड़ करके मरे थे, मैक्स वेबर ने अपनी बात वहीं से शुरू करी। ठीक है, तो इसीलिए कई बार मैक्स वेबर को घोस्ट ऑफ कार्ल मार्क्स या फिर कार्ल मार्क्स का भूत कह दिया जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा इनके अंदर आ गई थी, है ना। तो कार्ल मार्क्स का भूत जो है ये मैक्स वेबर को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत वहीं से बात शुरू करी जहां से कार्ल मार्क्स ने उठाई। हालांकि पर्सपेक्टिव एकदम नया था, लेकिन जैसे नहीं कहते जिस पन्ने को वो मोड़ के छोड़ गए थे वहीं से उस पन्ने को इन्होंने खोलना शुरू किया। तो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये कि घोस्ट ऑफ मार्क्स किसको कहते हैं। जैसे कल था डार्विन का बुलडॉग किसको कहते हैं, तो उसी तरीके से घोस्ट ऑफ मार्क्स किसे कहते हैं, ये हम फिर अगले मंडे में टेस्ट ले लेंगे ताकि रिवीजन होता रहे। तो इसलिए ध्यान रखेंगे ये चीज़ें। 50 में से 49 48 करने की कोशिश करिए। तो घोस्ट ऑफ मार्क्स कहते हैं मैक्स वेबर को, क्योंकि इन्होंने वहीं से बात शुरू करी जहाँ से उन्होंने बंद करी थी। जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं, जर्मनी में पैदा हुए थे, तो मैं आपको शुरू में ही बताया। ठीक है, तो मैक्स वेबर की दूसरी एक महत्वपूर्ण बात थी कि ये सामाजिक क्रिया का तो अध्ययन करते ही करते हैं, साथ ही साथ ये जिस पद्धति पर बल देते हैं उसका नाम है कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप। वो कहते हैं कि हमें सबसे पहले चीज़ों का कार्य कारण संबंधी प्रभाव चेक करना पड़ेगा, यानी कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसको हम हिंदी में कार्य कारण संबंधी प्रभाव कहते हैं। यानी हमें सबसे पहले कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप भी देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जिस आधार पर, जैसे लिखा हुआ है ना कारणवादी व्याख्या पर बल देते हैं, जिस आधार पर मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने के लिए बताते हैं उस आधार का नाम है वर्स्टेहन। वर्स्टेहन एक जर्मन टर्म है जिसका मतलब होता है इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। अगर कहीं पर भी कुछ समझ में ना आए तुरंत रोक करके पूछ लेना, क्योंकि हम तो ट्रेन जैसे चलते जा रहे हैं, पीछे समझ में भी आना चाहिए। तो इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग का काम ही है वर्स्टेहन, यानी किसी भी सामाजिक क्रिया को इंटरप्रेट करना, किसी भी सामाजिक क्रिया को समझना। तो सामाजिक क्रिया को समझना
या फिर सामाजिक क्रिया को समझने के लिए हम क्या करते हैं, वर्स्टेहन का इस्तेमाल करते हैं। मैक्स वेबर जो है सामाजिक क्रिया, जैसा कि आपने देखा, सामाजिक क्रिया के लिए मैक्स वेबर 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाएं बताते हैं, है ना। यहाँ पर मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया के लिए 4 प्रकार की क्रिया बताते हैं। हालांकि वो सारी मीनिंगफुल एक्शन है और चारों तरह की, क्योंकि जो एक्शन मीनिंगफुल नहीं है मैक्स वेबर कहते हैं फिर वो हमारे मतलब की नहीं है। तो पहली चीज तो सामाजिक क्रिया ऐसी होगी कि, और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि सोशल कांटेक्ट को हम सोशल एक्शन नहीं कहेंगे। यानी आप किसी के संपर्क में आते हैं तो आप सामाजिक क्रिया उसे नहीं कहेंगे। सामाजिक क्रिया आप तभी कहेंगे जब तक वो पूरी तरीके से उसका मीनिंग ना निकल रहा हो और समाज पर कुछ अर्थ ना पड़ रहा हो, समाज पर कुछ प्रभाव ना पड़ रहा हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आता है कि मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताते हैं। कितने? 4 प्रकार। जिसमें से पहला है भावनात्मक, जिसको कि आप कहते हैं इफेक्टिव एक्शन, इंग्लिश में आप जिसको इफेक्टिव एक्शन कहते हैं। दूसरा है मूल्यात्मक, जिसको कि आप एक सेकेंड अभी बताते हैं, याद इंग्लिश टर्म थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, है ना। दूसरा है थर्ड है आपका परंपरागत, वैल्यू ओरिएंटेड, एग्जैक्टली, वैल्यू ओरिएंटेड, है ना। वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन कहते हैं, जिसे कि हम वर्ल्ड रेशनल कहते हैं। थैंक्स दीपाली, है ना, जिसे कि हम वर्ल्ड रेशनल कहते हैं। और दूसरा है परंपरागत, यानी जिसको कि हम ट्रेडिशनल एक्शन कहते हैं। और तीसरा है रैशनल एक्शन, जिसको कि हम ज़्वेक रेशनल कहते हैं। अच्छा, मजे की बात तो ये है कि मैक्स वेबर कहते हैं कि या तो ये या तो ये, यानी 2 ही प्रकार की हमारी सामाजिक क्रियाएं, बाकी तो सब कूड़ा करकट है। क्यों? क्योंकि यही दोनों क्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं। जो चीज़ तार्किक नहीं है वो हमारे मतलब की नहीं है। जो चीज़ भावनाओं से प्रभावित हो रही है, जो चीज़ परंपरा से प्रभावित हो रही है, वो तार्किक तो नहीं हो सकती। तो अगर तार्किक नहीं हो सकती तो समाजशास्त्र में काहे पढ़ें, उसको नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए ये 2 नाम जर्मन है, आप देख रहे हैं, वर्ल्ड रेशनल और ज़्वेक रेशनल। वर्ल्ड रेशनल यानी वैल्यू ओरिएंटेड, और ज़्वेक रेशनल यानी तार्किक क्रिया या फिर रैशनल एक्शन, जिसको कि हम कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात जो कि समझनी ज़रूरी है कि अगर हम किसी भी सामाजिक क्रिया की बात करें, किसी भी सोशल एक्शन की बात करें, तो सोशल एक्शन के साथ एक समस्या तो ये भी है कि इन सारी क्रियाओं को किस आधार पर परिभाषित किया जाए। तो मैक्स वेबर कहते हैं ये सारी क्रियाएं हमारे व्यवहारों के आधार पर परिभाषित होंगी। अगर कोई व्यवहार या फिर कोई एक्टर जो कि कर्ता क्रिया करेगा, ये अगर अपनी भावनाओं के आधार पर आकर के या फिर किसी भावना में बह करके कोई काम करता है तो उसे हम इफेक्टिव एक्शन कहेंगे, है ना। उसे हम इफेक्टिव एक्शन कहेंगे भावनात्मक क्रिया को, है ना। भावनात्मक क्रिया को कई बार ऑप्शन देता है और पेपर में पूछते भी हैं कि एक बच्चे को अपनी माँ द्वारा बच्चे को चाटा मारना किस तरह की क्रिया है। तो वो एक भावनात्मक क्रिया है, यानी वो उसके माँ का बच्चे से कोई दुश्मनी तो है नहीं कि नहीं आज तो इसको बताते हैं जो इसलिए मार रही हो, वो भावनाओं में आके गुस्से में मार देती है और फिर बाद में खुद ही परेशान होती है। यानी कि ये भावनात्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि वो भावावेश में आकर के की गई है। तो किसी भी प्रकार की क्रिया जो कि भावनाओं के वेश में आकर के की जाएगी उसे हम भावनात्मक क्रिया कहेंगे। दूसरी है मूल्यात्मक, यानी वैल्यू ओरिएंटेड। अब यहाँ पर आपके दिमाग में शायद ये प्रश्न आ रहा होगा कि वैल्यू ओरिएंटेड और भावनात्मक में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन मूल्यों से हमारा आशय उन चीज़ों से होता है जो कि समाज में स्वीकृत हैं और जहाँ किसी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपको उनका पालन करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम वैल्यू ओरिएंटेड एक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि वैल्यू ओरिएंटेड एक्शंस जितनी भी हैं वो सब हमारे समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों से प्रभावित होती हैं। यानी अगर कोई क्रिया जो कि सामाजिक मूल्यों से प्रभावित हो रही है, सामाजिक वैल्यूज से प्रभावित हो रही है, तो ये बात फिक्स हो जाती कि वो मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया है। अगर कोई जहाज का ड्राइवर है और 2 सीट वो हैं, वो क्या बोलते हैं, डूबने से बचने के लिए जिस चीज़ को पहनते हैं, और एक है और सवारी 2 हैं, यानी उसको मिला करके, तो वो उसका पहला कर्तव्य क्या है कि वो उस सवारी की जान बचाए। एक नाविक का कर्तव्य क्या है? अपनी सवारी की जान पहले बचाए, अपनी बाद में बचाए। तो उसको हम कहते हैं
मूल्यात्मक क्रिया, यानी मूल्यों के आधार पर या फिर मूल्यों से प्रभावित होकर के जो क्रिया की जाती है उसे हम मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया कहते हैं। तीसरी टाइप की जो क्रिया मैक्स वेबर बता रहे हैं वो है परंपरागत। परंपरागत से हमारा मतलब है यानी ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। ट्रेडिशनल सोशल एक्शन यानी जो कि हेरिडिटी के आधार पर चलती चली आ रही है, जैसे कि हमारे पिताजी भी लोहार थे, हम भी लोहार हैं, हमारा बेटा भी बड़ा होकर लोहार बनेगा। ये इस तरह की जो क्रियाएं पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रही हैं, या फिर कर्मकांड हो रहे हैं, बड़ों का आदर करना है, जातियां हैं, तो इस तरह के जितनी भी चीजें हैं उसे हम कहते हैं परंपरागत सामाजिक क्रिया, यानी ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। आगे देखते हैं बच्चों, और एक सेकेंड है ना, तो उसे हम कहते हैं उसे ये 4 तरीके की सामाजिक क्रियाएं हो गई। इन सामाजिक क्रियाओं के बाद अब अभी आप शुरू से जितने दिन आप कुछ पढ़ते हुआ उसमें आपने देखा कि हर एक विचारक क्या कर रहा है, हर एक विचारक कुछ तरीके के मेथडोलॉजी बता रहा है। हर एक विचारक कुछ तरीके की मेथडोलॉजी बता रहा है, और क्यों बता रहा है, क्योंकि वो सभी समाजशास्त्र को अलग अलग बनाना चाहते हैं, वो सभी समाजशास्त्र को अपने अपने तरीके से स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि हम भी समाजशास्त्र को अलग अलग स्थापित करने के लिए या फिर अलग अलग सब विषय बनाने के लिए क्या करेंगे, अपनी अपनी मेथडोलॉजी देंगे। अब यहाँ पर जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं। जब हम कॉम्ट को पढ़ रहे थे तो कॉम्ट से पूछा गया कि आप सोशियोलॉजी को साइंस बनाने के लिए या फिर समाजशास्त्र को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा हम पॉजिटिविज्म की थियरी देंगे, यानी प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत देंगे। डरखाइम से पूछा गया कि आप सोशियोलॉजी को साइंटिफिक बनाने के लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा हम सोशल फैक्ट की थियरी देंगे। यही तो है ना। जब वेबर से यही बात पूछी गई तो वेबर ने जो मेथडोलॉजी बताई उसका नाम है आइडियल टाइप। बहुत ध्यान रखेंगे इस बात का, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। वेबर ने जो मेथडोलॉजी बताई उसका नाम है आइडियल टाइप, या जिसको कि हम आदर्श प्रारूप भी कहते हैं। आदर्श प्रारूप का हमारा सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी आदर्श या फिर कोई भी समाज में जो कि चीज़ें हैं जो कि हमने तय कर रखी हैं, जिनको कि हम आदर्श प्रारूप कह देते हैं। किसी भी काम करने के वे तरीके जो कि समाज में पूरे तरीके से स्वीकृत होते हैं। आइए देखते हैं क्या होते हैं ये आदर्श प्रारूप। सामाजिक घटनाओं की वास्तविक प्रकृति को जानने के लिए ये वेबर का समाजशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। यानी इफ यू वांट टू नो द सोशल रियलिटी देन द ओनली मेथड इज आइडियल टाइप अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। वो कह रहे हैं कि अगर हमें समाजशास्त्र की वास्तविकता जाननी है, सामाजिक घटनाओं की वास्तविकता जाननी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अलग तरीके की मेथडोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिसको कि वो आइडियल टाइप कहते हैं। फिर मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि मैक्स वेबर समाजशास्त्र को हिस्ट्री से जोड़ रहे हैं, समाजशास्त्र को इतिहास से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देखें कि मैक्स वेबर क्या करते हैं, आदर्श प्रारूप की बात करते हैं। और आदर्श प्रारूप क्या होते हैं, आदर्श प्रारूप एक दिन में तो बनता नहीं है, तो आदर्श प्रारूप बनता है कई दिनों में, आदर्श प्रारूप बनता है कई सालों में, कई 100 सालों में। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि हर एक चीज़ का, जैसे हम बेटे का एग्जाम्पल देना होता है तो हम कहते हैं देखो श्रवण कुमार जैसा बेटा है ना। तो श्रवण कुमार जैसा बेटा क्या है, एक आइडियल टाइप है, एक आदर्श है, जिसी के आधार पर हम क्रिया करते हैं। मजे की बात तो यह है, देखिए लिखा हुआ है कि ये आदर्श प्रारूप एक दिन में नहीं बनते, बल्कि इतिहास के आधार पर विकसित होते हैं। ये ना तो बहुत सामान्य होते हैं और ना बहुत क्लिष्ट। अभी कुछ दिनों पहले शायद एक क्वेश्चन आया था ग्रुप पे जिसमें लिखा हुआ था आदर्श प्रारूप होते हैं सामान्य, विशिष्ट, बहुत विशिष्ट, ना तो बहुत सामान्य ना तो बहुत क्लिष्ट। तो ये इस तरह के प्रश्नों में आप ध्यान रखेंगे कि आइडियल टाइप्स कैसे होते हैं, नाइदर जनरल नॉर स्पेसिफिक। थोड़े से चीज़ें अगर इस तरीके से याद करेंगे तो याद रहेंगी मुझे लगता है। यानी नाइदर स्पेसिफिक, नाइदर जनरल नॉर स्पेसिफिक, ना ही तो जनरल होते हैं यानी ना ही बहुत सामान्य होंगे और ना ही बहुत विशिष्ट प्रकृति के होंगे, यानी उनकी प्रकृति कैसी होगी, ठीक ठीक होगी, है ना। इसके लिए मैक्स वेबर बताते हैं आदर्श प्रारूप के लिए, वो कहते हैं कि अगर हमें आदर्श प्रारूप बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, इतिहास का प्रयोग करेंगे, और इतिहास के प्रयोग के द्वारा हम क्या करेंगे भाई, हम कुछ आदर्श प्रारूप बना लेंगे
और आदर्श प्रारूप बना करके हम चीज़ों को जज कर लेंगे। भाई हमने जब पूछा कि विद्यार्थी के क्या कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा ये तो हमें नहीं पता विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, यानी ये सोशल रियलिटी है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा नाम मैक्स वेबर है तो हम तुरंत जाएंगे आइडियल टाइप के पास। तो हम कहेंगे यार जरा विद्यार्थी का आइडियल टाइप बताओ कैसा होता है। तो वो कहेगा विद्यार्थी का आइडियल टाइप तो ऐसा होता है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी ये 5 लक्षण होते हैं सर जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये 5 लक्षण है, ये तो आइडियल स्टूडेंट के हैं। अब मुझे पता करना है कि भाई एक्स बंदा जो ये खड़ा है ये आइडियल स्टूडेंट है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसी 5 कसौटियों पे कस के देख लेंगे, पता चल जाएगा आइडियल है कि नहीं। यही बात मैक्स वेबर कहना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मैक्स वेबर कह रहे हैं कि अगर हम सामाजिक वास्तविकता को जानना चाहते हैं, अगर हम सोशल रियलिटी को जानना चाहते हैं, तो हम कुछ ना करें, हम बस एक आदर्श प्रारूप बना लें और उसी आदर्श प्रारूप के आधार पर जज कर लें। अगर अगर हम सभी लोग इस पैमाने पे खुद को जज करें तो भाई कैसे होगा। अच्छा, विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या हैं? काक चेष्टा, कौवे के समान चेष्टा रखने वाला, बगुले के समान ध्यान लगाने वाला, अल्पाहारी, कम खाना खाने वाला क्योंकि ज्यादा खाना खा लेगा तो नींद आने लगेगी, और गृह त्यागी यानी घर से बहुत ज्यादा मोह न करने वाला। तो जिसके अंदर ये 5 लक्षण है वो तो एक आइडियल स्टूडेंट है, और जिसके अंदर नहीं है वो नहीं है। तो इसी तरीके से किसी भी चीज की सोशल रियलिटी को हम पता लगा सकते हैं, मैक्स वेबर कहते हैं। यानी अगर हमें रियलिटी पता लगानी है तो हम क्या करें, बस आइडियल टाइप बनाएं और चेक कर लें इसी तरीके से। इसके लिए मैक्स वेबर 4 प्रकार के आइडियल टाइप्स बताते हैं। मैक्स वेबर डिस्क्राइब्ड 4 टाइप्स ऑफ आइडियल टाइप्स, है ना। 4 प्रकारों के आदर्श प्रारूप बताते हैं। कौन कौन से? पहला तो बता रहे हैं ऐतिहासिक आदर्श प्रारूप, यानी कि ये उतने वैसे आदर्श प्रारूप हैं जो कि इतिहास के आधार पर निर्मित किए गए हैं। दूसरे हैं सामान्य समाज शास्त्रीय आदर्श प्रारूप, यानी जो कि सोशियोलॉजिकली और बहुत ही जनरल है, मतलब सोशियोलॉजिकली उनका मतलब निकलता है। तीसरे हैं क्रियात्मक, और चौथे हैं संरचनात्मक, जो पूरे स्ट्रक्चर में व्याप्त हैं, उसे हम संरचनात्मक आदर्श प्रारूप कहते हैं। अभी कुछ दिनों में बहुत जल्द एक आइडियल टाइप पे डिटेल्ड वीडियो आएगा, मतलब बहुत अच्छी वीडियो बनाएंगे। रेडजर से थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर ले हम, फिर एक वीडियो अच्छी सी बनाएंगे आइडियल टाइप की, लगभग 50-55 मिनट की। वो एक बार अच्छे से देख लेना। अभी तो नहीं बनाई है, बनाएंगे कुछ दिन में, ठीक है। अच्छा, देखो लिखा हुआ है कि आदर्श प्रारूप की अवधारणा को वेबर ने इमैनुअल कांट से लिया था। ये एक नया क्वेश्चन बन गया, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसकी है, तब तो आप लिख दोगे भाई वेबर की है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श प्रारूप बनाने के लिए मैक्स वेबर को प्रेरणा कहाँ से मिली, देन द आंसर इज इमैनुअल कांट। या क्योंकि इमैनुअल कांट से प्रभावित थे तो इमैनुअल कांट से ही लेंगे। अच्छा, दूसरी मजे की बात यह है कि जो आइडियल टाइप होता है ये कभी वास्तविक नहीं होता है। ये नहीं कि ये वास्तविक बना दो, ये वास्तविक नहीं होता। ये क्या होता है, सिर्फ थ्योरेटिकल होता है। यानी कि जिस आइडियल टाइप की हम बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सैद्धांतिक होता है ना। यानी वो पूरी तरीके से व्यवहारिक नहीं है, वास्तविक नहीं है। जरूरी थोड़ी कि श्रवण कुमार जैसा कोई हुआ हो या ना हुआ हो, हमने बस एक अच्छी अच्छी आदतें एक लिस्ट बना ली हैं और उसी लिस्ट पे हम चेक कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं आइडियल टाइप। यहां तक बात एकदम क्लियर है ना? हाँ जी, अच्छा ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे आदर्श प्रारूप। तीसरी बात, समाज में वेबर का जो तीसरी बात है वो बताते हैं स्तरीकरण के लिए। यानी समाज में कुछ स्तरीकरण है, ठीक है। स्तरीकरण यानी कि स्ट्रैटिफिकेशन, मैंने आपको वीडियो भेजा था, उम्मीद है कि आपने देखा होगा। तो सामाजिक स्तरीकरण है। अब जब सामाजिक स्तरीकरण है तो ऐसा तो है नहीं कि, अच्छा मैं ये बात क्यों कह रहा था कि मार्क्स ने जहां से बातें छोड़ी वहां से उन्होंने उठाई। मार्क्स की जब भी आप थियरी पढ़ेंगे मार्क्स की, तो उनकी थियरी एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, यानी आर्थिक निर्धारणवाद। तो जब हम इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं, सिर्फ हर चीज में इकोनॉमी, कुछ भी कैसे हुआ इकोनॉमी, अच्छा हुआ कैसे हुआ इकोनॉमी, बुरा हुआ इकोनॉमी, यानी अच्छा हो या बुरा हो, जो भी काम हो रहा है उसके पीछे एकमात्र कारण काम करता है और जिसका काम है इकोनॉमी। लेकिन मैक्स वेबर जब आते हैं, मैक्स वेबर जब अपनी सोशियोलॉजी की शुरुआत करते हैं, देन मैक्स वेबर स्टार्टेड कि भाई केवल इकोनॉमी नहीं है बल्कि देयर इज सो मेनी फैक्टर्स लाइक कल्चरल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर एज वेल एज सोशल फैक्टर आर देयर। यानी कि वहां पर और भी ऐसे कई सारे पक्ष हैं
जो कि समाज में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम सोशल भाई जब हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वो कहते हैं केवल इकोनॉमी है, यानी केवल इकोनॉमिक बेस पे है। लेकिन जब हम देखते हैं कि आगे, तो कार्ल मार्क्स की थियरी केवल इकोनॉमी पे नहीं, वेबर की थियरी केवल इकोनॉमी पे नहीं चलती है। वो क्या कह रहे हैं, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी कि जो स्तरीकरण है वो सिर्फ इकोनॉमी पे नहीं हो सकता। ये नहीं किसी के पास पैसे नहीं है तो हम उसे इस तरीके से कह सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर हमें जो है स्ट्रैटिफिकेशन करना है तो हमें मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा, यानी कि बहुआयामी होना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स का जो मतभेद है वो आप समझिए। मैक्स वेबर भी क्लास के बारे में बात करते हैं और कार्ल मार्क्स भी क्लास के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर मजेदार बात क्या है, अंतर बहुत ध्यान से समझिएगा। जो कार्ल मार्क्स वाला क्लास है वो ये कहते हैं कि जितने लोग एक जैसा प्रोफेशन करते हैं, जितने लोग एक जैसा काम करके पैसा कमाते हैं, जितने लोगों की सोर्स ऑफ इनकम एक जैसे तरीकों से होती है, वो लोग एक क्लास में आते हैं। लेकिन मैक्स वेबर कहते हैं कि वो लोग एक क्लास में नहीं आते जो एक जैसा पैसा कमाते हैं, बल्कि वो लोग एक क्लास में वो आते हैं जो कि एक जैसे लाइफ चांसेस और एक जैसी लाइफ स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। एंड बोथ टर्म्स आर फर्स्टली यूज्ड बाय मैक्स वेबर। दोनों शब्दों का सबसे पहला प्रयोग मैक्स वेबर ने किया, जिन्हें कि लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल कहते हैं। वेबर कहते हैं कि जो स्तरीकरण है, जो स्ट्रैटिफिकेशन होना चाहिए, वो केवल इकोनॉमिक बेस पर नहीं होना चाहिए, वो 3 बेस पर होना चाहिए। 3 चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली होनी चाहिए क्लास, दूसरी होनी चाहिए स्टेटस, और तीसरी होनी चाहिए पार्टी, यानी वर्ग। ये जो लिखा हुआ है ना, मैक्स वेबर ने स्तरीकरण के लिए त्रिस्तरीय मॉडल का प्रयोग किया, जिसमें कि वर्ग, प्रस्थिति और दल, ये 3 चीजें प्रयोग की। और इन्होंने इसी में लाइफ चांसेस, जिसको कि हम हिंदी में जीवन अवसर कहते हैं बच्चों, जीवन अवसर, और लाइफ स्टाइल यानी कि जीवन दशा, या फिर जीवन दशा ही लिख लीजिए, है ना। जीवन अवसर और जीवन दशा, ये 2 चीजें जहां पर हम देखते हैं, ठीक है। सेम थियरी को अप्लाई करते हैं आंद्रे बित्ते भी, हालांकि वो हम आगे भी पढ़ेंगे। आंद्रे बित्ते सेम थियरी को अप्लाई करते हैं, जिसको कि वो वेबेरियन मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, वेबेरियन मॉडल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। भारतीय गांवों में आंद्रे बित्ते ने सेम इसी चीज को अप्लाई किया, और जिसमें कि उन्होंने 3 स्तरीकरण किया, जिसको वो वर्ग, प्रस्थिति और दल जो इनका था, उसी तरीके से वो भी 3 तरीके की चीजें करती हैं और 3 भागों में बांट करके भारतीय समाज का अध्ययन करती हैं। बस अंतर इतना होता है कि इनके में वर्ग, प्रस्थिति और दल है, और उनके में जाति, शक्ति और वर्ग है। ये एक बेसिक डिफरेंस है, हालांकि ये हम बाद में भी पढ़ाएंगे, अभी परेशान नहीं होगी। अच्छा, सबसे पहले तो अगर हम बात करें स्टेटस सेट की, एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर स्टेटस सेट, तो रफली इसका इस्तेमाल करते हैं मैक्स वेबर। हालांकि बाद में इसको राल्फ लिंटन ने भी इस्तेमाल किया, लेकिन अब बाद में फिर ये राल्फ लिंटन के नाम से ही फेमस हुआ, लेकिन स्टेटस सेट को भी ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो लाइफ चांसेस है और लाइफ स्टाइल बनती कैसे है, यानी जिनके पास एक जैसे लाइफ चांसेस हैं, जिनके पास यानी कि लाइफ चांसेस अच्छे हैं, वो लोग एक क्लास में आते हैं। जिनके पास लाइफ स्टाइल अच्छी है, वो लोग एक क्लास में आते हैं। तो अब लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल किसके डिटर्मिनेंट्स हुए? क्लास डिटरमाइन करने के, वर्ग तय करने के। यानी लाइफ चांसेस क्या मतलब, भाई हम भी एक गाड़ी में चलते हैं, तुम भी एक गाड़ी में चलते हो, यानी हमारे लाइफ चांसेस सेम है। हम भी पैदल चलते हैं, तुम भी पैदल चलते हो, लेकिन एक व्यक्ति पैदल चलता है, एक व्यक्ति कार से चलता है, उसके जीवन अवसर में समानता है। जो पैदल चल रहा है उसके पास वो चीज़ नहीं है जो कार से चलने वाले के पास है। और दूसरी है लाइफ स्टाइल, यानी लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि समाज के लिए ज़रूरी हैं स्ट्रैटिफिकेशन के लिए, ऐसा मैक्स वेबर बता रहे हैं। आगे देखते हैं सेम चीज़, आगे बढ़ें। यहाँ पर एक दूसरी बात समझ लेनी है कि यही लाइफ चांसेस और यही लाइफ स्टाइल स्ट्रैटिफिकेशन को बताते हैं, यानी जिसके पास ज़्यादा लाइफ चांसेस हैं और जिसके पास कम लाइफ चांसेस हैं। भाई लाइफ चांसेस को हम अगर ऐसे देखें कि किसी व्यक्ति के पास कितनी लाइफ लाइन्स हैं, तो ज़्यादा अमीर वही होगा ना जिसके पास ज़्यादा लाइफ लाइन्स हैं, उसके जीने की शक्ति ज़्यादा होगी,
वो व्यक्ति समाज में ज़्यादा सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नया कॉन्सेप्ट यहाँ से निकलता है जिसको कि वो कहते हैं पावर। हालांकि पावर की बात मैक्स वेबर ने ऑफिशियली नहीं करी, लेकिन वो सत्ता की बात करते हैं। लेकिन सत्ता आती तो शक्ति से ही है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा शक्ति को भी डिस्कस करेंगे। शक्ति क्या है? तो शक्ति की जो सबसे सिंपल परिभाषा आती है वो तो यही है कि किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ जाकर के अपना काम करवा लेने की क्षमता जो है वो शक्ति कहलाती है। भाई आपके पास एक शक्ति है जो कि आप दूसरे के इच्छा के खिलाफ जाकर के भी काम करा सकते हैं। उसका मन नहीं है लेकिन आपने कहा कि नहीं नहीं करो, तो उसको मजबूरी में करना पड़ा। तो इस जो है चीज़ है, इसको हम शक्ति कहते हैं। भाई अगर वो उसका मन नहीं था लेकिन फिर भी आपने करा लिया, उसकी इच्छा के विरोध में जा करके, उसके विल के अगेंस्ट में जा करके। तो जब अगर कोई काम आप किसी की इच्छा के अगेंस्ट जा करके करवा पाने में सक्षम होते हैं तब हम उसको शक्ति कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये फंसती है कि शक्ति तो वैध भी हो सकती है और अवैध भी हो सकती है ना। शक्ति वैध और अवैध दोनों हो सकती है। इसीलिए मैक्स वेबर कहते हैं कि जो अवैध शक्ति है, यानी जो रैशनल नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, जब आप दरखाइम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि दरखाइम के कई जगहों पर आपको एक कीवर्ड याद रखना है जिसको कि वो मोरालिटी कहते हैं, यानी नैतिकता कहते हैं। सेम चीज़ मैक्स वेबर में अगर आपको एक टर्म याद रखना है जिसको कि मैक्स वेबर रैशनैलिटी कहते हैं। रैशनैलिटी का मतलब तार्किकता। मैक्स वेबर का सारा अध्ययन तार्किकता के इर्द गिर्द घूमता है। मैक्स वेबर कहते हैं कि जो शक्ति है वो तो रैशनल नहीं है, वो तो लीगल नहीं है। शक्ति का इस्तेमाल तो आदमी गलत चीज़ों के लिए भी कर सकता है। इसीलिए क्या करते हैं, चलो शक्ति को वैलिडेट कर देते हैं, शक्ति को थोड़ा सी वैधता दे देते हैं। और जैसे ही हम शक्ति को वैधता देते हैं, शक्ति क्या बन जाती है? सत्ता बन जाती है। ठीक है, तो यानी शक्ति के वैध स्वरूप को क्या कहते हैं? सत्ता कहते हैं। अगर अभी आपके पास शक्ति बहुत है, चूंकि आपके पास मैन पावर है, आप चाहे जिसका प्लॉट कब्जा कर लीजिए, वो शक्ति है। लेकिन आप ऑफिशियल नगर निगम की गाड़ी लेकर के जाइए और उसको कब्जा कर लीजिए, तब उसे सत्ता कहते हैं, है ना। तो शक्ति और सत्ता में जो बेसिक डिफरेंस है वो इस बात का है कि किसकी शक्ति वैधता और वैधता का डिफरेंस है। एक व्यक्ति है जिसके पास वैधता है, एक व्यक्ति है जिसके पास वैधता नहीं है। जिसके पास वैधता नहीं है वो शक्तिशाली है और जिसके पास वैधता है वो सत्ताधारक है। ठीक है, वेबर का मानना है कि अथॉरिटी को डोमिनेशन से जोड़ना चाहिए, जोड़ते हैं, है ना। उनका मानना है कि यह वैध और अवैध दोनों हो सकता है, मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ वैध तरीके से जोड़ते हैं और 3 तरह की सत्ता बता देते हैं। उन्होंने कहा कि शक्ति हो सकता है भाई किसी की सत्ता अवैध हो या फिर, लेकिन फिर भी हमें वैध वाली चीज़ों पे चलना है। दुनिया में क्या हो रहा है तो बहुत कुछ हो रहा है। इसके लिए वो 3 तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला वो बताते हैं परंपरागत सत्ता, यानी ट्रेडिशनल अथॉरिटी। दूसरा बताते हैं करिश्माई सत्ता, यानी कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। और तीसरा बताते हैं तार्किक सत्ता, जिसको कि वो रैशनल लीगल कहते हैं, रैशनल लीगल अथॉरिटी। अच्छा, परंपरागत सत्ता क्या होती है? जो कि सत्ता बहुत ही पुराने समय से चलती चली आ रही है और फिलियल टाइप की है, यानी पिता से उसके बच्चे को, बच्चे से उसके बच्चे को, उसके बच्चे से उसके बच्चे को, इस तरीके से चीज़ें चली आ रही हैं। उसे मैक्स वेबर परंपरागत सत्ता कहते हैं। यानी परंपरागत सत्ता वही है जो कि परंपरा से चलती चली आ रही है, हमें पता वता नहीं है सर, लेकिन ऐसा हो रहा है तो हम कर रहे हैं बस। तो इसीलिए मैक्स वेबर परंपरागत सत्ता की बात करते हैं। कोई व्यवसाय जो कि कोई पिताजी कर रहे थे, उसी व्यवसाय को बच्चा भी करने लगा, तो ये परंपरागत सत्ता है। या फिर लुई 15 के बाद लुई 16 ही राजा बनेगा, ये परंपरागत सत्ता है। दूसरा है करिश्माई सत्ता। कई बार व्यक्ति चमत्कार और जो है इन सारी चीज़ों के आधार पर वो करता है, तो उसे हम करिश्माई सत्ता कहते हैं। जैसे निर्मल बाबा की सत्ता या फिर किसी पुजारी की सत्ता। तो जो इस तरीके की सत्ताएं होती हैं उसको हम कहते हैं करिश्माई सत्ता, यानी जो किसी करिश्मा पर बेस्ड होती हैं, किसी ऐसी चीज़ पर आधारित होती हैं जिनसे कि वो व्यक्ति
सिर्फ करिश्मा के आधार पर जुड़ा हुआ है। यानी अगर करिश्मा नहीं दिखाओगे, कुछ चमत्कार करके नहीं दिखाओगे, तो फिर वो व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ेगा शायद। वो सिर्फ आपसे तभी तक जुड़ा हुआ है जब तक आप उसको कुछ ना कुछ चमत्कार करके दिखाते हैं। अगर आपने उसको चमत्कार करके दिखा दिया तब तो वो आपकी सत्ता में विश्वास करेगा। अगर आपने चमत्कार करके नहीं दिखाया तो आप की सत्ता में वो विश्वास नहीं करेगा। मज़े की तो बात ये है कि मैक्स वेबर कहते हैं कि जो चमत्कारिक सत्ता है ये बड़ी पावरफुल होती है। होती भले मतलब देखा जाए तो ये एक तरह से ऐसी है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा रैशनल नहीं है। आपको लगेगा अरे ऐसा क्या है, तो रैशनल ये भले नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से जो है इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। यानी एक बार सरकार की बात इंसान भले ना माने, लेकिन कोई बाबा ने कह दिया है तो फिर वो बात पत्थर की लकीर हो जाती है। यानी कि जो करिश्माई सत्ता है, जिसको कि मैक्स वेबर करिश्मेटिक अथॉरिटी कह रहे हैं, करिश्मेटिक अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। तीसरे नंबर पर आती है तार्किक सत्ता, जिसकी बात मैक्स वेबर करते हैं, जिसको कि मैक्स वेबर सबसे अच्छा और सबसे बेहतर मानते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं कि जो ये जो तार्किक सत्ता है, मैक्स वेबर कहते हैं कि ये जो तार्किक सत्ता है ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि तार्किक सत्ता समाज के द्वारा भी स्वीकार्य है और समाज के नियमों के द्वारा भी स्वीकार्य है। यानी ये ऐसी सत्ता है जो पूरे समाज में फैली हुई है और पूरा समाज इसको मान भी लेता है आसानी से, उसे कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इसीलिए हम इसे सामाजिक रूप से स्वीकार्य मानते हैं। वो कह भी रहे हैं कि लेकिन इसके साथ समस्या क्या है, या ये जो रैशनैलिटी है, अभी तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जब आगे कॉन्सेप्ट इसमें कई सारे आएंगे। वो कह रहे हैं कि जो रैशनैलिटी है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये रैशनैलिटी कैसी होनी चाहिए? नौकरशाही के फॉर्म में, यानी ब्यूरोक्रेसी की। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट देखिए मैक्स वेबर का शुरू हो रहा है, जिसको कि वो ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं। यानी ब्यूरोक्रेसी को ही वो रैशनल लीगल अथॉरिटी मानते हैं, जो कि पूरी तरीके से रैशनल लीगल है। बाकी किसी अथॉरिटी को वो नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि जो रैशनल अथॉरिटी है वो क्या है? नौकरशाही है। यानी जो IAS PCS और बाकायदा ये पढ़ लिख करके लोग जो सत्ता चला रहे हैं वो हमारी रैशनल लीगल अथॉरिटी है। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर जो बात आती है, दूसरी बात यहाँ पर जो हमें देखने को मिलती है कि लिखा हुआ है कि एक बार अगर ये शुरू हो गई तो इसे रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इससे बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अभी बताते हैं। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मैक्स वेबर हिस्ट्री के बेस पे काम करते हैं। तो मैक्स वेबर ने जो ये काम किया, मैक्स वेबर ने जो ये चीज़ करी, इसको मैक्स वेबर ने शुरू किया इस तरीके से कि वो समाजशास्त्र में आदर्श प्रारूप उन्होंने बनाए। और आदर्श प्रारूप कैसे बनाए? इतिहास के आधार पर। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, पीजीटी में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नौकरशाही के जो आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर ने बनाए, उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया और इतिहास का अध्ययन करके मैक्स वेबर ने कुछ आदर्श प्रारूप बनाए। किसके? नौकरशाही के, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के। और ब्यूरोक्रेसी के उन्होंने आदर्श प्रारूप बनाए और ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने बताया कि हाँ, अब ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी रैशनल है, और जब रैशनल है तब हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, तब हम इसको पढ़ सकते हैं, है ना? तो इसीलिए मैक्स वेबर ने नौकरशाही की स्टडी करी और जो है इतिहास के आधार पर नौकरशाही के कुछ आदर्श प्रारूप बनाए, और जो कि हम अभी आपको आगे बता रहे हैं। जैसे कि उन्होंने क्या कुछ लक्षण देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं, आइए देखते हैं आगे कौन कौन से लक्षण हैं। लिखा हुआ है कि जो नौकरशाही है ये नियमों के द्वारा बाध्य है। यानी क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है, कुछ नियमों का संकलन है जिसमें कुछ नियम चलेंगे और सभी को वो नियम मानने भी पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा इसकी खासियत क्या है कि इसमें योग्यता होती है और प्रतिस्पर्धा होती है, यानी मेरिटोक्रेसी जिसको कि हम कहते हैं। यानी यहाँ पर जो काबिलियत वाला मामला है वो देखने को हमें मिलता है, यानी योग्यता है और प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। अच्छा, फिर वही बात आ गई, योग्यता और प्रतिस्पर्धा होने से क्या होगा? योग्यता और प्रतिस्पर्धा होने से ये होगा कि समाज में जो अच्छे लोग हैं वो प्रमोट होंगे। भाई कंपटीशन में जो अच्छा करेगा वो आगे जाएगा, जो अच्छा नहीं करेगा पीछे रह जाएगा। तो लगातार अपनी योग्यता और प्रतिस्पर्धा के द्वारा लोग इसमें सेलेक्ट होकर के आते हैं। दूसरी बात, ये एक संस्तरणात्मक व्यवस्था होती है, यानी कि इसमें क्या होता है? स्ट्रेटास बटे होते हैं। जैसे कि
एक कांस्टेबल होगा, फिर एक हेड कांस्टेबल होगा, फिर एक वो एसओ होगा, फिर एक एसआई होगा, फिर इंस्पेक्टर होगा, फिर जो है सीओ होगा, है ना। फिर इसके ऊपर और भी एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, इस तरीके से बड़े बड़े लोग, एसएसपी लोग होंगे, जो कि एक रैंक में चल रहा है। सभी के ऊपर कोई ना कोई है, ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर कोई नहीं है। और ये सीढ़ियां लगातार आपकी ऐसे 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 ऊपर की तरफ बनती जाएंगी, और ये एक क्रम में चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई बात कहनी है तो आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी के पास चले जाएंगे, उसके लिए एक क्रम बताया गया है। आप यहाँ जाइए, फिर यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ आइए, फिर यहाँ से, यानी ये क्या है, ये एक संस्तरणात्मक व्यवस्था है। जो आज हम आजकल जिसे हम फाइल वाला देखते हैं ना, कि सरकारी विभाग में फाइलें चक्कर लगा रही हैं, वो ब्यूरोक्रेसी की ही देन है। यानी ब्यूरोक्रेसी का यही काम है कि वो थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करे, एक संस्तरणात्मक व्यवस्था बनाए। चौथा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें जो लोग सेलेक्ट होके आते हैं वो किसी सोर्स सिफारिश से सेलेक्ट होके नहीं आते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं वो किसी सोर्स सिफारिश से तो बनते नहीं हैं, बल्कि कुशल प्रशिक्षण और परीक्षा के द्वारा आते हैं। बाकायदा उनका एक टेस्ट होता है, प्रॉपर वो एक ट्रेनिंग प्रोसेस करते हैं, फिर उसको पास करते हैं, तब जा कर के कहीं समाज को कुशल प्रशिक्षक मिलते हैं, कुशल चलाने वाले मिलते हैं, तब समाज सही चलता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वे मालिक नहीं होते हैं, वो सिर्फ देश को चला रहे हैं, वे समाज को चला रहे हैं केवल कर्मचारी की तरीके से, वे मालिक नहीं होते हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें प्रमोशन होता रहता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको प्रमोशन होगा, जिससे कि व्यक्ति लगातार अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होता रहता है। प्रोन्नति इसमें कैसी होती है, योग्यता के आधार पर। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा। अच्छा, अनुशासन से बहुत चलता है मामला इसमें। इसमें आप किस पद पर हैं ये बड़ा ज़रूरी है, यानी कौन किसको सलाम ठोकेगा ये इस बात से तय होता है कि कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा ऊंचे पद पर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों कि ये इसमें सब कुछ कैसे चलता है, रिटेन डॉक्यूमेंट्स पर। सब कुछ रिटेन डॉक्यूमेंट्स पर चलता है। यानी पूरी ब्यूरोक्रेसी कैसे चलती है, रिटेन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। यानी बात ऐसे हवा में नहीं होती है, कुछ एक स्टेटा में होती है, और सब कुछ लिखित नियमों के आधार पर चलता है। ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें से आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये है कि सबसे पहली तो बात कि सब कुछ लिखित नियमों पर चलेगा। दूसरी बात, एक संस्तरणात्मक व्यवस्था होगी, क्योंकि आपसे पूछ लेगा ऑप्शन देकर कि 4 में से कौन सा नहीं है, तो आपको लगभग सारी चीज़ें ब्यूरोक्रेसी की पता होनी चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी की सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें एक चीज़ें सब कुछ एक स्टाटा में चलेंगी। दूसरी बात, पढ़े लिखे लोग आएंगे, काबिल लोग आएंगे, केवल कर्मचारी होंगे, प्रमोशंस होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब कुछ कैसे चलेगा, रिटेन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे। यानी रिटेन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बिना रिटेन डॉक्यूमेंट्स के कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, ये एक बेसिक बात है मैक्स वेबर की। हालांकि नौकरशाही काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है जिसको कि इन्होंने मैक्स वेबर ने स्टार्ट किया। हालांकि इसका मतलब भी होता है, ब्यूरो का मतलब तो ऑफिस होता है आप जानते हैं, और क्रेसी का मतलब होता है तंत्र या फिर शासन व्यवस्था। तो यानी एक कार्यालय बेस्ड जो काम है, यानी ऑफिशियल जो काम चलता है, कोई कार्यालय चलाता है या कोई अधिकारी उस व्यवस्था को चलाता है, तो उसे हम जो है ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। इसी में डरखाइम का एक बढ़िया कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है जिसमें कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पष्ट श्रम विभाजन, जिसको कि हम कहते हैं स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ लेबर। यानी ब्यूरोक्रेसी में जब एक आईएएस के लिए एग्जाम्स होते हैं तो उसमें जिसकी जितनी रैंक आती है, जिसको जितने डिपार्टमेंट्स जिस हिसाब से दिए जाते हैं उसी हिसाब से बढ़ते हैं। यानी ऐसा तो नहीं है कि पेपर करवाया आईएएस का और उसको बना दिया सीएमओ, ऐसा तो नहीं करेंगे। उसके लिए वो मेडिकल के एग्जाम्स कराएंगे। ऐसा तो नहीं है कि उसको किया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए और भेज दिया इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए, ऐसा तो नहीं है। यानी वो कैसे चलेगा, प्रॉपर एक डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू चलेगा, और पूरे तरीके से काम ऐसे होगा जिससे कि सब कुछ सही तरीके से चले। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो हमने आपको इसमें बता दी। इसके बाद वेबर कहते हैं कि अगर कैपिटलिज्म आएगा, अगर सोसाइटी में कैपिटलिज्म आएगा तो उसमें ब्यूरोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि बिना ब्यूरोक्रेसी के तो कैपिटलिज्म आ ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि जो कैपिटलिज्म होगा वो कभी भी बिना ब्यूरोक्रेसी के नहीं आएगा, और उस टाइम तो बात कैपिटलिज्म की ही हो रही थी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। समझ में आ गया, पहले तो यही बता दो।
यस सर। कोई भी कंफ्यूजन है इसमें, किसी को लग रहा है कोई दिक्कत है? नहीं